Okay, so hello students and welcome back again to your channel solution series CBSE क्लास 6 to 12। तो देखिए आज हम लोग यहाँ पे NCERT चैप्टर 2 का कुछ नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आप लोग 1 2 3 क्वेश्चन नहीं किए हैं तो ज़रूर उसको एक बार। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ एनसीईआरटी ये चाह रही है कि आप जो है एग्जाम्पल भी साथ साथ देते रहिए। ठीक है, एक्सप्लेन तो करना ही है और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी देते रहना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है हम ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर और एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जैसे देखिए कहता है क्या, आप पहले से भी पढ़े हुएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। ये कहता है कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें इफ़ यू कीप ऑन डिजॉल्विंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना इन अ गिवन सॉल्वेंट, then there is a time reach when you cannot dissolve any more solute on that specific temperature। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है कि मतलब अगर आप किसी सॉल्वेंट में अगर सोल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं कि आप जितना चाहें उतना उसमें सोल्यूट को डिजॉल्व कर पाइएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप उस टेम्परेचर पे और ज़्यादा सोल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सपोज कि ऐसा अगर समय आ गया जब आपको लग रहा है कि इसी टेम्परेचर पे एक तो कि पहले आपको डिजॉल्व करते जाना है फिर उसको स्टीयर करते रहना है, लेकिन फिर आपको ऐसा टाइम लगेगा कि अब आप यू कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस सॉल्यूशन हैज अचीव्ड इट्स सैचुरेशन लेवल। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन जो है ये अपना सैचुरेशन लेवल जो है उसको अचीव कर चुका है, यानी कि अब और ज़्यादा ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकता है। तो वैसे ही सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि एट दैट टेम्परेचर, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर सैचुरेटेड हो सकता है, बट अगर आप टेम्परेचर रीच करेंगे देन इट कैन डिजॉल्व सम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। फाइन, ये और कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर जो है ना ये बोलना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमने लिखा है कि सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर शुगर इन विच 300 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। सपोज दैट कि हमारे पास एक सोल्यूशन है शुगर और वाटर का, जिसमें क्या है कि 300 ग्राम शुगर जो है ये घुला हुआ है किसमें, 500 ग्राम ऑफ वाटर में, और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, हम रूम टेम्परेचर ले रहे हैं। ठीक, एंड वी कैन नॉट डिजॉल्व मोर शुगर एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में हम और ज़्यादा शुगर को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। देन द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। देन इन दैट केस जो हमारे पास सोल्यूशन है ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है। क्यों सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि अब और ज़्यादा आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें नहीं घुला पा रहे हैं और इसी टेम्परेचर की भी हम बात कर रहे हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए ज़रा, ये इसका आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट में आपको बोल रहा है कि प्योर सब्सटेंस क्या है, इसको आप डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में ही पहले भी दिया हुआ था इसके बारे में। फिर भी चूंकि यहाँ पे है तो फिर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल से बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये या तो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, है ना, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। दूसरी चीज़ कि आप उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसको आप डिवाइड नहीं कर पाइए हो। कहने का क्या मतलब, जैसे सपोज कि H2O वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वाटर को अगर हम बोले कि आप फर्दर डिवाइड कीजिए, वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिवाइड कर दीजिए,
यूजिंग सम ऑफ द फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस से तो आप अलग नहीं कर पाइएगा, हाँ कुछ केमिकल प्रोसेस हैं जिसके जरिए आप उसको इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करा के हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वो केमिकल प्रोसेस हो गया। सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हम उसको अलग नहीं कर पाए तो वो प्योर सब्सटेंस हो गया, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होना चाहिए, जिसमें एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। और आपको पता है कि केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस जो है रेफर्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को जनरली हम लोग केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल में बोल रहा है कि NaCl सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, वाटर हो गया, कॉपर है, सिल्वर है ना, ये Cu जो है इसका क्यूप्रम, ये कॉपर का सिंबल, अर्जेंटम सिल्वर का हो गया Na, ये नाट्रियम जो कि सोडियम का सिंबल होता है, CO2 देख लीजिए, ये क्या हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोला कि दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। इसको जो है आप फर्दर किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए जो ये सब हैं वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और फिर भी नहीं समझ में आता है, कुछ ऐसे 4-5% ऐसे बच्चे होंगे जो महान होंगे, है ना, जिनको समझ में नहीं आता होगा, तो उनकी महानता जो है यूट्यूब को भी पता है, इसीलिए यूट्यूब जो है कमेंट बॉक्स दिया हुआ है। तो आप कमेंट करके आप जो है हमसे इंटरेक्ट हुई और आप बताइए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आप पूछिए। हम हैं यहाँ हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, फ्री में हेल्प कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए देखिए फिर से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी का कुछ C और D बचा हुआ था। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, 2 C और D बचा हुआ था जिसको हमको एक्सप्लेन करना था गिविंग द एग्जाम्पल। तो ये हम लोग यहाँ लेकर के आगे हुए। तो आप लोग जरा इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे कोलोइड को आपको एक्सप्लेन करना है गिविंग एग्जाम्पल। तो देखिए जरा ध्यान से कि कोलोइड जो है क्या होता है। तो आंसर हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। तो देखिए कोलोइड के बारे में कहता है कि जो कोलोइड है ना, इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। कोलोइड की अगर हम बात करें तो देखने में आपको लगेगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअली में जो है होमोजीनियस नहीं होता है, एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ की जो कोलोइड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विद आवर नेकेड आइज। वो इतने स्मॉल होते हैं ना कि आप उनको जो है अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, मतलब खुली आंखों से आप उसको नहीं देख सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ आवर नेकेड आइज, है ना, बट मतलब इतने छोटे होते हैं कि ये आपको तो ऐसे नहीं दिखेंगे, बट एक्चुअली क्या है कि वही व्हेन यू पास द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, जब आप इससे एक बीम ऑफ लाइट जब आप पास करिएगा तो उस केस में क्या होगा कि these particles are big enough to scatter the beam of light passing through it, so they show Tyndall effect। तो ये Tyndall effect शो करके आपको देगा, मतलब ये करना चाह रहा है कि ऐसे तो ये शो नहीं करेगा, मतलब कि ये पार्टिकल्स दिखेगा नहीं आपको जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि दे आर बिग एनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। लेकिन जब आप बीम ऑफ लाइट को पास करिएगा तब वो लाइट के पाथ को विजिबल करवा देगा, यानी कि वो आपको विजिबल होगा, दिखेगा, जिसकी वजह से ये टिंडाल इफेक्ट को शो करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको जब जरा ध्यान से देखिएगा कि पता है कि द सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स, है ना, विच आर डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द सोल्यूशन। एक जो सोल्यूट आप ऐसे समझते हैं ना कि जो सोल्यूट क्या होता है कि जो डिजोल्व पार्टिकल्स होता है, तो सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स जो है जो डिजोल्व होता है थ्रू आउट द सोल्यूशन, या आप कह सकते हैं सॉल्यूशन नहीं, मतलब कि वो जो आपका जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में जो घुला हुआ पार्टिकल्स है, जो सोल्यूट से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, तो उसको जो है हम लोग यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज के नाम से जानते हैं। लेकिन वही हो गया कि द मीडियम इन विच दे आर डिस्पर्स्ड, वो जो डिस्पर्स्ड फेज है वो जिस मीडियम में डिस्पर्स्ड होगा उस मीडियम की अगर बात होगी, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सोलवेंट लाइक मटेरियल हो गया, है ना। सोलवेंट क्या होता है कि जो अपने अंदर चीज़ों को घुला सकता है और जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है जनरली, तो
उसको जो है हम लोग कि जिस मीडियम में जो डिस्पर्स फेज है वो मौजूद है, उस मीडियम को हम लोग डिस्पर्सन मीडियम के नाम से जानेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कोलॉइड के, जैसे कि मिल्क हो गया है ना, आप जानते हैं कि मिल्क जो है एक बहुत अच्छा कोलॉइड है। क्लाउड्स है, फॉग है, स्मोक है, मिस्ट है, इन सब का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन सब में डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सस्पेंशन के बारे में। तो अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन जो है एक तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें क्या है कि जो पार्टिकल्स है ना, जो इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, दे आर बिग एनफ टू बी सीन विद योर नेक्ड आइज। आप उसको आसानी से ऐसे खुली आंख से भी आप उसको आराम से देख सकते हैं, क्योंकि उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। काफ़ी बड़ा मतलब अब बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा मत समझ जाइएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है सफिशिएंट कि आप उसको देख सकते हैं ना, ये कहने का मतलब हुआ। अच्छा, बट दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो कहने का क्या मतलब है कि हाँ, ये बड़े तो होते हैं, ठीक है, और ये जो है सस्पेंडेड होते हैं, मतलब ये पूरा डिजोल्व नहीं होंगे मीडियम में, बल्कि ये क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे। और सस्पेंडेड होंगे, दूसरी चीज़ की ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब क्या हो कि अगर आप इसको छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, देन व्हाट विल हैपन, द सॉल्यूट पार्टिकल्स विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। वो बॉटम में जाकर के क्या होंगे, सेटल डाउन होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इनको अनस्टेबल बोलते हैं। अच्छा, एंड पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद आवर नेकेड आइज। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आप अपने नेकेड आई से भी इसको आप देख सकते हैं। क्लियर है ना। ओके, तो अब इसका एग्जांपल क्या क्या देखिएगा। ये जैसे मडी वाटर हो गया, सैंड वाटर हो गया, या फिर चॉक पाउडर को आप चॉक को क्रश करके उसका पाउडर बना के आप वाटर में अगर उसको डाल देंगे तो चॉक भी पूरा सस्पेंडेड रहता है। उसको भी आप छोड़ देंगे तो उसको टाइम लगता है, इट विल टेक सम टाइम टू गेट सेटल्ड एट द बॉटम। तो यहाँ भी जो है आप कह सकते हैं कि ये भी आपका एक सस्पेंशन का है। कि आपको जो है क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के फिर से आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है कुछ मिक्सचर आपको दिए हुए हैं। अच्छा, इसको आपको क्लासीफाई करना है एज ए होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आपको बताना है कि जो गिवन मिक्सचर हैं ये होमोजेनियस है कि हेट्रोजेनियस है, आप बताइए। तो सबसे पहले कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, तभी जाकर के आप इसको क्लासीफाई कर पाइएगा एज ए होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, ठीक है। तो हम ये आशा करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर एटलीस्ट क्या होता है, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो फिर आप इसको क्लासीफाई कैसे कर पाइएगा। फिर भी एक मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, अगर होमोजेनियस मिक्सचर की हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होंगे उसके, इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, है ना। इवनली स्प्रेड आउट होना चाहिए, मतलब क्या हुआ कि पूरे इन द बल्क ऑफ द मीडियम द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब क्या हुआ कि कहीं से भी अगर आप थोड़ा सा उसका एक पार्ट ले लें तो मतलब ये कि आपको उस हर जगह पे मतलब सेम कंपोजिशन आपको होना चाहिए, जो सॉल्यूट है ना उसके सेम कंपोजिशन वहाँ पे होने चाहिए, तब आपको इसको क्या, तब आप बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस, क्योंकि दूसरी चीज़ की हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे ना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। ऐसा लगेगा कि कहीं पे इसकी मात्रा ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे डेंसिटी कम है, तो आप उसको हेट्रोजीनियस बोलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले है सोडा वाटर। तो सोडा वाटर जो आप पीते हैं तो आप जानते हैं ना कि ऐसा नहीं कि सोडा वाटर कहीं से भी आप पी रहे हैं आपको कुछ और टेस्ट लगेगा, उसी में से आप अपने फ्रेंड को दे रहे हैं तो फ्रेंड को कुछ और टेस्ट लग रहा है। मतलब क्या हुआ, आप एक ढक्कन पिए चाहे एक पूरा बॉटल पिए, आपको टेस्ट एक जैसा लगने वाला है ना। आपको उसका जो टेस्ट है वो थ्रू आउट सेम रहने वाला है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, होमोजेनियस हो जाएगा। अगर हम वुड की बात करें तो वुड क्या होता है, लकड़ी होता है।
तो लकड़ी जो है ये कोई होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, हेट्रोजेनियस है। क्योंकि लकड़ी में ऐसा नहीं कि अगर कुछ मिक्स है, ये जिस चीज़ों से मिल करके बना हुआ है ना, वो हर जगह एक समान होने वाला नहीं। वुड में आपको एक जैसा नहीं दिखने वाला है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनियस। अब एयर की बात करें तो एयर भी आपको पता है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज। एयर में जो है बहुत से ऐसे गैस जो है वो आपस में मिले हुए हैं, इसलिए एयर भी जो है वो आपका क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। अच्छा, तो मतलब कि जैसे नाइट्रोजन है, मेनली जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है, ऐसे तो इसमें हेलियम है, नियॉन है ना, और भी बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वाटर वेपर, और भी बहुत सारे गैसेज हैं, लेकिन मेनली जो है इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। तो हम लोग जो है ये मान के चलते हैं कि नाइट्रोजन के अंदर बहुत सारे गैसेज घुले हुए हैं, मतलब कि एयर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, है ना, इसको हम लोग ये मान के चलते हैं, और ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अच्छा, एयर जो है ये भी एक सोल्यूशन है, एयर जो है ये भी एक सोल्यूशन है ऑफ गैस इन गैस का आप बोल सकते हैं। अच्छा, सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल जो है ये भी आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस नहीं है। क्योंकि सॉइल में जो कंपोजिशन है ना, सॉइल में जैसे कि मान लीजिए कि आपका कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर है, सैंड हो गया है ना, या फिर मिट्टी के पार्टिकल्स हो गए, तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब का कंपोजिशन आपको सेम नहीं मिलने वाला है सॉइल में, है ना। ऐसा नहीं कि ये सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। कहीं से कुछ सॉइल लेइए तो उसमें कुछ अमाउंट ज़्यादा होगा, कहीं और सॉइल उठाइए तो उसमें किसी और चीज़ का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो इस तरह से इवनली आपको नहीं मिलेगा। विनेगर, तो विनेगर तो आप जानते हैं एसिटिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, या आपके किचन वगैरह में भी इस्तेमाल होता है ना, या फिर इवन की जो फास्ट फूड वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं, फास्ट फूड उसमें डालने के लिए जो है खट्टापन टेस्ट लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए अब बोला कि फिल्टर्ड टी, तो जो आप चाय पीते हैं वो आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर है। वो होमोजेनियस कैसे है, क्योंकि उसमें आप जानते हैं कि जो आपका मिल्क है, आप जो मिल्क मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, जो शुगर मिला रहे हैं, वो क्या है, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ऐसा होता तो फिर पता चलता कि चाय फिल्टर करके किसी को देते तो किसी और को कुछ और टेस्ट लगता और दूसरे को कुछ और टेस्ट लगता। तो ऐसा नहीं ना है कि अगर चाय मीठा है तो सबको मीठा ही लगेगा, नमकीन थोड़ी लगेगा, है ना। ओके, तो इस तरह से जो है फिल्टर टी आपका होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। तो हम एक एक करके यहाँ पे आंसर लिखते हैं, फिर आप इसको नोट डाउन करते चलिए। ओके, तो सोडा वाटर क्या हो गया, होमोजेनियस। नेक्स्ट हो गया वुड, इसको लिखिए हेट्रोजेनियस। एयर हो गया आपका होमोजेनियस। ओके, नेक्स्ट सॉइल हो गया हेट्रोजेनियस। नेक्स्ट है विनेगर, होमोजेनियस। उसका बाद फिल्टर्ड टी, तो ये भी आपका हो गया होमोजेनियस, ये भी होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। ओके, तो देख लीजिए सोडा वाटर आपका होमोजेनियस हो गया, वुड हेट्रोजेनियस हो गया, एयर जो है ये होमोजेनियस हो गया, सॉइल हेट्रो हो गया, विनेगर होमो हो गया, और फिल्टर टी भी होमो हो गया। तो आई होप कि आपको जो है ये आंसर समझ में आया होगा। देखिए फिर भी ऐसा होता है कि बच्चों कुछ आपको डाउट रह जाए, कुछ कन्फ्यूज़न रह जाए, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ लेकिन अभी तो हमको कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा कि आप लोग जो है समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, जो भी होगा, जहाँ भी कुछ डाउट लगता है आपको, है ना, क्वेश्चन आंसर करने में कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, इवन कि टॉपिक से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग टॉपिक अभी प्लान कर रहे हैं, उसको भी हम लोग सोचे हैं कि इन अपकमिंग डेज, है ना, विल वर्क ऑन इट। तो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।